डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की ड्राइंग का। हमने 3 लेसन पूरे कर लिए थे। 3 लेसन हमने क्या कर लिए थे? पूरे कर लिए थे। आज नए लेसन की शुरुआत करते हैं, पाठ संख्या 4। ठीक है, लेसन हमारा आज चलेगा 4। तीसरे लेसन में हमने मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ा। उसमें से 2 प्रमुख उदाहरण देखे उस समय के। वैसे हमने दीदारगंज की जो यक्षिणी है उसके बारे में पढ़ा और सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है स्तंभ उसकी बात की थी। पाठ संख्या 4 में इसी में हम भारतीय कला के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम भारतीय कला के अंतर्गत भारतीय कला की जो विशेषता है वो भी मौर्य काल के बाद वाली पढ़ेंगे। आपका जो पाठ का नाम है वो है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। ये आपका पाठ का है। पहले पाठ का मतलब आना ज़रूरी है। पाठ क्या कह रहा है, क्योंकि पाठ का मतलब ये हुआ कि पूरे पाठ में हम क्या पढ़ेंगे वो पाठ के नाम से भी हमको पता लगेगा किस विषय के बारे में हम इस पूरे लेसन में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पाठ के नाम से पता लगता है। तो ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। भारतीय कला, पहली बात तो हम भारतीय कला पढ़ेंगे। और स्थापत्य में, किसमें? स्थापत्य कला में आपको पता है अलग अलग प्रकार की कलाएं होती है। स्थापत्य कला ऐसी कला होती है जो मूर्ति बनाने वाली कला ही होती है, लेकिन मूर्ति तो आप किसी प्रकार के भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं। और स्थापत्य कला में क्या होता है कि पत्थरों से कोई मूर्ति बनाना, एक बड़े पत्थर से ही एक मूर्ति बनाना, न बल्कि जोड़ जोड़ कर बनाना। स्थापत्य कला क्या होता है कि बड़े पत्थर को लिया उसी से पूरी मूर्ति को बनाना आराम से, न बल्कि उसमें से कोई डालना या कोई जोड़ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्थापत्य कला हो गई। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, मूर्तियों के बारे में। और वो भी कब की? मौर्योत्तर। मौर्य प्लस उत्तर बराबर मौर्योत्तर, मौर्य के बाद वाली। क्यों? मौर्य के काल की समय की मूर्ति कला हमने पढ़ ली है। अब हम मौर्य काल के बाद वाली पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कला हमको पढ़नी है। अगर हम बात करें ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद के जो अलग अलग समय में जो भी कला पनपी उसकी बात करें, क्योंकि 2री शताब्दी के बाद में भारत में अनेक वंश आए। उन वंशों के समय भी कला आगे बढ़ी। जैसे हम बात करें कि शुंग वंश था, उसके बाद में कर्ण वंश था, कुषाण वंश भी था, और गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद में ये वंश आए। उन वंशों ने भी अपने समय में किस प्रकार से अपनी कला को बढ़ाया, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तो सब वंश तो थे वो उत्तर भारत और मध्य भारत में फैले हुए थे, लेकिन अगर बात करें तो दक्षिण और पश्चिमी भाग में जो वंश था वो सातवाहन वंश था। 2री शताब्दी के बाद की बात कर रहे हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में सातवाहन वंश था, इक्वाक्सु वंश था, या हाँ, ये एक तो ये वंश है, आपको ध्यान रखना है इक्वाक को। अबीरों का भी वंश था और वाकाटकों का भी वंश था, उनका भी शासन था, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दक्षिण और पश्चिम इलाकों में वंश थे। ये जो वंश थे वो उत्तर और मध्य भारत के वंश हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन समय के साथ में बदलाव हुआ और 2री शताब्दी के बाद में भारत के अंदर जो
सनातन धर्म में उसमें कुछ 2 संप्रदायों की बात होती है और उनका उदय होता है इसी समय। भारत के अंदर जो सनातन धर्म है उसमें 2 संप्रदाय बनते हैं। कितने संप्रदाय? 2। एक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, ये वैष्णव धर्म या संप्रदाय हो गया। दूसरा है शैव धर्म या संप्रदाय। तो 2वीं शताब्दी के बाद में हमें सनातन धर्म में 2 संप्रदाय दिखाई देते हैं। उनका उदय होता है वैष्णव भगवान विष्णु को मानने वाले, शैव भगवान शिव को मानने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी दृष्टि से भी अलग अलग विषय बनेंगे, उनकी दृष्टि से भी मूर्तियाँ बनेगी। और इसके समय मौर्य के बाद में, मौर्य वंश के बाद में ये वंश थे भारत के अंदर। मध्य और उत्तर भारत में शुंग, कर्ण, कुशाल और गुप्त वंश थे। और दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर सातवाहन, इक्ष्वाकु और अभीरो और वाकाटक वंश थे। इसी समय सनातन धर्म में 2 धर्मों का उदय होता है, वैष्णव और शैव धर्म का। ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर हम मूर्तिकला की बात करें तो भारत में बहुत सारी स्थान की बात कर सकते हैं हम, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मूर्तिकला विकसित हुई है। खैर हम इस पार्ट में कुछ मूर्तिकला के स्थानों की बात करेंगे। मूर्तिकला की हम विदिशा के बारे में बात करेंगे। विदिशा और बरहुत पढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये दोनों MP मध्य प्रदेश में है, विदिशा और बरहुत। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों कहाँ पर है? MP में है। इसके अलावा बोध गया की मूर्तिकला भी पढ़ेंगे हम। किसकी? बोध गया की। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। इसके अलावा हम जग्गियापेट की भी बात करेंगे हम। जग्गियापेट की, और जग्गियापेट आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस जगह का नाम भी याद करना है। फिर हम मथुरा के बारे में पढ़ेंगे जो UP में है। उसके अलावा हम उड़ीसा के अंदर के जो खंडगिरी और उदयगिरी हैं उस स्थान की भी मूर्तिकला पढ़ेंगे हम। कहाँ की? खंडगिरी की और उदयगिरी की। ये सब ओडिशा में है। उस समय की कला भी पढ़ेंगे हम। पुणे के पास में एक जगह है भज, वहाँ की कला भी पढ़ेंगे। भज के बारे में, जो पुणे महाराष्ट्र उसके पास में है। इसके अलावा हम पामनी नागपुर के पास में है, उसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये सब दोनों जो जगह हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हैं, उसकी भी बात करेंगे। बज और पावनी महाराष्ट्र में ऐसे स्थान हैं जो नागपुर के पास में, और पुणे, यहाँ पर भी मूर्तिकला के बहुत स्थान मिले हैं। मूर्तिकला की बात आती है हमारे पास में, उसकी भी हम बात करेंगे आराम से। सबसे पहले बात करते हैं भरूच की। भरूच की मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में हम। ठीक है, पहली बड़ी बात तो ये याद रखनी है कि किस राज्य में है। MP मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश में है भरूच, ध्यान रखना आपको। विदिशा भी वही है। अब भरूच के अंदर कौन कौन सी कला हैं उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अब बात करें हम भरूच की। भरूच में जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वो वैसी मूर्तियाँ मिली जैसे मौर्य काल के अंदर हमको यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार मौर्य काल के समय हमें यक्ष और यक्षिणी की जो लंबी मूर्तियाँ मिली हैं
वैसी वैसी मूर्तियाँ हमें भरत के अंदर भी मूर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि उन प्रतिमाओं या मूर्तियों में जो आयतन है उसमें कम उभार है, आयतन में थोड़ी कमी आती है हमें, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी आप बात याद करेंगे। लेकिन उन मूर्तियों में रेखिकता का बिल्कुल ध्यान रखा गया है, रेखाओं का, और आकृतियाँ चित्र की तरह से ज़्यादा उभरी हुई नहीं है, ज़्यादा उभर कर नहीं बनाई उन्होंने, आकृतियाँ कम उभरी हुई है, ये भी आपको याद करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि किस प्रकार की मूर्तियाँ हमको मिलती हैं वहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें तो इन मूर्तियों में हमें 3 आयाम का भ्रम उत्पन्न दिखाई देता है। 3 आयाम, ठीक है, 3 आयाम लंबाई चौड़ाई गहराई हमें मूर्तियों में दिखाई देती हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी भी हमने बात की थी आयामों की। और इन मूर्तियों के अंदर हमको पुराने समय की जो कथाएँ और घटनाएँ हैं वो हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, और अलग अलग कहानियों के पात्रों की यहाँ मूर्तियाँ दिखाई देती है, किसी कहानी के कोई पात्र बना हुआ है उसकी भी मूर्ति हमको दिखाई देती हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ की जो मूर्तियों को देखते हैं तो हमें मूर्ति कला और मूर्तिकारों के बारे में पता लगता है। और कई कई जो कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी भरूच के अंदर मिलती हैं, यक्ष और यक्षिणों की मूर्तियाँ, ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने हाथियों को भी बनाया है, किनको बनाया, हाथियों को, ये भी ध्यान रखना है। और हाथी को जाते हुए दिखाया हुआ है। तो ये इस प्रकार की मूर्तियाँ भरूच के अंदर मिलती हैं जिसकी हमने बात की है। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि भरूच में जो मूर्ति मिलती हैं वो वैसी मूर्तियाँ मिलती हैं जैसे हमें कहाँ मिलती हैं मूर्तियाँ, हमें वहाँ पर मौर्य काल के समय मिलती हैं, उस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाथी बनाए हुए, हाथी से जुड़ी हुई भी मूर्तियाँ मिलती हैं। हाथी और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाया हुआ ऐसा संभव नहीं हो सकता है, इसलिए हाथी को चपटा बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि हाथी को मोटा बनाना पड़ता है, उस हाथी में उभार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने चपटा हाथी बनाया है, ये भी याद करना है। और इसके अलावा उन्होंने शरीर के अंदर जो हाथ पैर बनाए हैं वो भी मूर्ति कला में हमको दिखाई देते हैं। अगर हाथ पैरों की बात करें तो वो भी कोई खास उभरे हुए नहीं, चपटे हाथ पैर बनाए हैं। ठीक है, और जो मूर्तियाँ बनाई हैं उनके शरीर पर कड़े वगैरह पहने हुए हैं, शरीर बना हुआ है। भुजाएं और पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए भी दिखाए गए हैं, लेकिन फिर बाद में ऐसी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें कुछ परिवर्तन भी हमको दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और समय के साथ साथ में उन मूर्तियों में कुछ नई विशेषता दिखाई देती हैं और फिर बाद में आयतन है वो भी बढ़ जाता है शरीर के। ठीक है, तो ये प्रकार की बातें ध्यान रखनी है। और बात करें हम भरूच की, तो जिसमें हमको मनुष्य और जानवर के शरीर के भी प्रतिरूप मिलते हैं। और भरूच हो या बोध गया या सांची का स्तूप या यज्ञपीठ हो, वहाँ की मूर्ति के काफ़ी उदाहरण हमको नज़र में आते हैं। बहुत सारी मूर्ति हमको वहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा भरूच के अंदर हमको भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर कथाएँ, जाति कथाओं की चित्र या विशेषकर मूर्ति मिलती हैं। किसकी? भगवान बुद्ध की जातक कथाओं की मूर्ति, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये भी बात आपको याद करनी है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि उन जातक कथाओं में हमें जो भगवान बुद्ध है उनकी जो माता है उनकी भी इस प्रकार की एक कहानी मिलती है। माया देवी का जो सोपन है उसकी कहानी मिलती है। गौतम की जो माता महारानी माया देवी थी उनकी कहानी से जुड़ी हुई हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। अगर हम उसकी बात करें तो पहले तो बात है जो गौतम हैं
उनकी माता महारानी माया देवी, उसकी हमको एक घटना मिलती है, उनके एक स्वप्न की, एक सपने की। अब सपने की घटना है, उसमें क्या दिखाया हुआ है ये समझना ज़रूरी है। इसमें दिखाया गया है कि जो महारानी माया देवी हैं, उनका कोख जो गर्भाशय है वो बढ़ रहा है और एक हाथी उनके गर्भाशय में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार से दिखाया है। जो हाथी है वो भगवान बुद्ध हैं। आसपास में और भी देवी देवताओं और मूर्तियों की श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, तो ये जाति कथाएं हमको उन भगवान से जुड़ी हुई मिलती हैं। इनकी चित्र भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक और जाति कथाएं हैं, उसमें भी बढ़िया ढंग से चित्रण कार्य हुआ है और उसमें भौगोलिक कंडीशन दिखाई देती है उस समय की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसमें रूरू जातक कथा है। ये दूसरा जो है वो रूरू जातक कथा का, जिसमें अलग अलग हिरण दिखाए गए हैं। हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर लेकर जाते हुए दिखाया गया है। तो ये बड़ी बात है कि एक हिरण क्या कर रहे हैं, आदमी की जान को बचाने के लिए एक अपने पीठ पर लेकर जा रहा है। और उसी चित्र में एक राजा है जो अपनी सेना के साथ में खड़ा हुआ है, वो भी हमको दिखाई देता है। और राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की उससे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। तो ये बड़ी बात है कि हिरण जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहा है वो व्यक्ति ही उस हिरण को मारने के लिए राजा को बुलाता है। ठीक है, तो ये जो दो जातक कथा हैं उसकी मैंने बात की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार की जातक कथाएं मिली हैं। ठीक है, चित्र भी आप देख लो ताकि पता लगे किस प्रकार की जातक कथाएं इसमें दिखाई गई हैं। ये मूर्तिकला दिखाई दे रही है, बरहुत के अंदर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दोनों बरहुत के अंदर। और इस बरहुत की बात करें तो दोनों जातक कथाओं की हैं। किसकी हैं? जातक कथाओं की। ठीक है, ध्यान से इस मूर्ति को देखो और समझ में आ रही होगी कि मूर्ति में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये तो मैं अभी समझाता हूँ इस मूर्ति में और क्या क्या है। चलो हम पहले महारानी माया देवी के सोपन की बात करते हैं। ये जो जातक कथा है वो भगवान बुद्ध गौतम उनकी जो हैं माता महारानी माया देवी उनके स्वप्न की है, जिसमें महारानी सोती हुई दिखाई गई है और ये हाथी ऊपर सपने में आ रहा है, जो उनको लग रहा है कि ये हमारे गर्भ में प्रवेश कर रहा है और ये भगवान बुद्ध के हैं। और भी डिज़ाइन दिखाई दे रही है आपको इसमें, ये दासिया वगैरह जो पास में हैं और इस प्रकार की डिज़ाइन और किस प्रकार से बारीक बनाया हुआ है डिज़ाइन और आभूषण पहने हुए इस मूर्ति कला के अंदर जो मानव बनाए हैं मूर्तियाँ। तो ये बरूद के अंदर हमको जातक कथाओं से जुड़ी हुई मूर्ति कला मिलती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी जो जातक कथाओं की मूर्ति कला है जो दिखाई दे रही है, ये है रूरू जातक कथा। कौन सी? रूरू। इसमें देखो क्या है कि एक हिरण पानी पी रहा है। एक हिरण क्या कर रहा है कि एक आदमी की जान बचाता है। इस जातक कथा में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो पानी में डूब रहा होता है और हिरण उसकी जान बचाता है और अपने पीठ पर उसको बैठा करके उसकी जान बचाता है। तो हिरण के अंदर जो भाव है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2-3 हिरण दिखाई दे रहे होंगे। जंगल का दृश्य हमें भौगोलिक कंडीशन दिखाई दे रही है उस समय की हमको। जिस आदमी की हिरण ने जान बचाई थी वही आदमी राजा को बुलाता है और राजा को कहता है कि इस हिरण को मारो, या हिरण को मारने का आदेश दे रहा है, कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इस प्रकार से। तो जो राजा हैं उस राजा के सैनिक भी पास में खड़े हैं। ठीक है, और राजा हिरण पर तीर मारने वाले ही हैं। और देखें तो जिस आदमी को हिरण की रक्षा की थी वो राजा के पास में खड़ा है, जो अंगुली से हिरण की ओर इशारा कर रहा है। ये भी ध्यान रखना है आपको।
और इस कथा के ऐसा लगता है कि आदमी को बचाने वाले हिरण को आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था वो किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं करवाएगा। वो जो हिरण था वो कस्तूरी मृग कहलाने वाला था, लेकिन आदमी धोखेबाज निकला और उसने इस हिरण के प्रति जो वचन था उसको तोड़ा है। इस प्रकार की कथा और कहानियाँ मिलती हैं भगवान बुद्ध की जातक कथाएँ। और जातक कथाओं की बात हम आगे भी करेंगे, अलग अलग कहानियों की बात करेंगे कि एक कहानी के अंतर्गत भगवान बुद्ध जंगल के हाथी थे, उनके 6 दांत थे। कितने दांत? 6 दांत। और उस समय के जो राजा हैं उनकी रानी को वो हाथी पसंद आ जाता है और उसको बुलाते हैं और दांत की कोशिश करते हैं। और हाथी कहते हैं और किसी हाथी को मत माना, मैं अपने आप को दांत देने के लिए तैयार हूँ। और वो हाथी अपने दांत निकाल लेते हैं, उसके बाद में वो मर जाता है। इस प्रकार की कहानी भी जातक कथाओं में मिलती है। एक कहानी में हमको बंदरों की जातक कथा मिलती है, वानर जातक कथा, बंदर जातक कथा। उस जातक कथा में क्या होता है कि एक जंगल में बहुत सारे बंदर होते हैं और उसमें एक बड़ा बंदर होता है जो दरअसल भगवान बुद्ध होता है। उसमें एक बार जंगल में क्या होता है कि आग लग जाती है और अब आग लगने के बाद में सभी बंदरों को अपनी जान बचाने के लिए भागने की जरूरत पड़ती है और भागने लगते हैं। लेकिन आगे जाकर देखते हैं कि नदी है, उस नदी में तेज प्रवाह पानी बह रहा है, नदी को कैसे पार करें और आग भी बढ़ रही है। कहते हैं कि जो सबसे बड़ा बंदर था उसने नदी के दोनों तरफ जो पेड़ थे उन एक पेड़ पर वो बैठा और अपने शरीर को लंबा किया और दूसरे पेड़ तक उसने अपना हाथ पहुंचाया है और एक लंबा वो शरीर को अपने शरीर से पुल बना लेता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में। एक पेड़ नदी के उस तरफ है, एक पेड़ उस नदी के उस तरफ है। इस प्रकार से बाकी बंदर उस बड़े वाले बंदर के ऊपर से जिसने अपना शरीर बड़ा कर दिया और उनसे वो ऊपर होते हुए सारे बंदर नदी पार करते हैं और अपनी जान बचाते हैं। इस प्रकार की बंदर या वानर जातक कथा भी हमको भगवान बुद्ध से मिलती हैं। तो पुराने समय में बहुत सारी जातक कथाएँ मिली हैं, उनकी भी हमने बात की है। अगर हम यक्षिणी की बात करें, भरूच के अंदर मिली है जैसे मौर्य काल की, तो वो भी आप देख सकते हो कि कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं। ये यक्षिणी की मूर्ति है भरूच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ आपको ये फूल दिखाई दे रहे होंगे, डिजाइन कितनी बारीक से बारीक बनाए हुए हैं। ये हाथ ज़्यादा गोलाई में नहीं है, चपटे बनाए हुए हैं। और ये जो मूर्ति है यक्षिणी की जैसे हमको मिली हैं, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी हमको दिखाया गया है। इसको भी ध्यान से देखो और इसमें आपको जो भरूच की डिज़ाइन दिखाई दे रही है उसको आप आराम से समझ सकते हो, देख सकते हो किस प्रकार की डिज़ाइन हमको दिखाई देती है भरूच की। इसमें आपको ये जो यक्षिणी दिखाई दे रही है, फूल वगैरह डिजाइन है, ठीक है। किस प्रकार से ऊपर एक टहनी को पकड़े हुए नीचे खड़े हैं, पैर की लिपटी हुई, एक पैर के क्या हैं, शरीर को लिपटे हुए हैं, अपने ऊपर से पैर की शाखा है टहनी पकड़ी हुई हैं। और उस समय की कला का ये सर्वोच्च मूर्ति शिल्प है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बातें आपको याद करनी है, किस प्रकार की मूर्ति कला हमको भरूच के अंदर मिलती है। और भरूच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसकी हमने बात कर ली है कि हाथों को चपटा वगैरह बनाया है, ठीक है। और हाथों की जो उन्होंने हाथ हैं वो छाती से आगे बढ़कर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और उस समय की कला के बारे में पता लगता है हमें। तो अलग अलग कला हमें मिलती है उस समय की, जिन कलाओं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका